हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 15 जनवरी 2021 के। तो गाइस जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। तो फटाफट से हम पहले प्रीवियस डे के जो भी क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज के क्वेश्चंस और न्यूज देखते हैं। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या सही है? तो हाल ही में फसल बीमा योजना न्यूज में रहा है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने 13 जनवरी 2018 को लॉन्च किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द फेलियर ऑफ क्रॉप। फसल की विफलता के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने हाल ही में 5 साल पूरे किए हैं। ठीक है, और ये 2016 में लॉन्च की गई थी, 13 जनवरी 2016। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई जो भी आपका फसलों का नुकसान होता है, फसल की विफलता होती है, उसके खिलाफ एक बीमा कवर प्रदान करना है। इसमें जो आपके राबी क्रॉप्स होते हैं उसके लिए जो फार्मर्स को प्रीमियम देना पड़ता है वो आपका 2% का 1.5% का होता है राबी क्रॉप्स के लिए। खरीफ के लिए ये 2% होता है। ठीक है, और जो आपके हॉर्टिकल्चर और बाकी कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, तो उसके लिए आपका 5% है। ठीक है, 5% किसानों को देना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट खादी प्राकृतिक प्लांट। तो हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं नितिन गडकरी, उन्होंने खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। सो इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए क्या सही है। इट इज इंडियाज फर्स्ट काउडंग पेंट विद एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। यह एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों के साथ भारत का पहला गोबर पेंट है और इसको खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने डेवलप किया है। खादी और ग्राम उद्योग द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2। गाइज ये जो करंट अफेयर्स है आप जाके वेबसाइट pendulumedu.com पर पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाकर आप क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे सब्जेक्ट वाइज आपको एग्जाम वाइज और साथ ही करंट अफेयर्स बैंकिंग के अलग अलग क्विजेस प्रेजेंट हैं। सो जो ये खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया, इसको केवीआईसी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया और इसमें ये एक इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक पेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा? फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और रूरल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इसमें 2 फॉर्म में आपका पेंट अवेलेबल होगा, एक डिस्टेम्पर पेंट होगा और दूसरा प्लास्टिक एमल्शन पेंट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज रिसेंटली सस्पेंडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 फार्म लॉज पास्ड इन 2020 एंड फॉर्म्ड अ कमिटी ऑफ डैश एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि जो 3 फार्म लॉ हैं, यानी कि उनके नाम है आपके फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, इन तीनों फार्म लॉज पर अभी रोक लगा दी गई है। इनका इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये 3 फार्म लॉ कब पास हुए थे? और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी जो है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की वो फॉर्म की गई है, ताकि जो आपके फार्मर्स के जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसके अलावा जो सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में बातचीत हो सके। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी कि सितंबर में ये जो बिल्स हैं इनको पास किया गया था एंड जो कमेटी है ये 4 लोग की कमेटी बनी है। सो इस कमेटी में कौन कौन शामिल है? इस कमेटी में अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी, भूपेंद्र सिंह मान और अनिल घनवत जो है शामिल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री गिव्स कायाकल्प अवार्ड। कायाकल्प पुरस्कार जो है किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो किसके द्वारा दिए जाते हैं कायाकल्प अवार्ड? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये कायाकल्प अवार्ड जो है ये पब्लिक और जो भी आपकी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें कितना क्लीनलीनेस है
और कितना स्टैंडर्ड है हाइजीन का, ये सब यहाँ पे मेजर किया जाता है, उसके बेसिस पे अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये जो अवार्ड है ये कब से स्टार्ट हुए थे? ये कायाकल्प अवार्ड आपके 15 मई 2015 को लॉन्च किए गए थे। ठीक है, पहले तो ये सिर्फ लिमिटेड था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, लेकिन उसके बाद इसको अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज भी इसमें कवर करी जाने लगी। ठीक है, जो जिम्पर इंस्टीट्यूट है, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसको सेकेंड प्राइज मिला है अंडर द कायाकल्प अवार्ड फॉर द ईयर 2019-20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। द डैश एडिशन ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन इंडिया वियतनाम कंक्लूडेड ऑन 12 जनवरी 2021। भारत वियतनाम के बीच जो सुरक्षा वार्ता है, इसका डैश संस्करण 12 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ है। 15th, 14th, 12th एंड 13th। तो गाइस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में एक डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग हुआ और ये 13वां संस्करण था, उसका 13th एडिशन था। एंड इसमें भारत की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही वियतनाम की तरफ से उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जेन यूगेन ची वी के द्वारा इसको संबोधित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कंक्लूडेड इन डैश। डैश में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का समापन हुआ। तो ये आइस क्लाइंबिंग जो फेस्टिवल है सबसे पहली बार कहां पर हुआ है? ये शिमला, श्रीनगर, शिलोंग या फिर लेह? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये लेह में हुआ है। लेह में भी कहां पर हुआ है? नुब्रा वैली में, है ना। लेह क्या है? आपकी लद्दाख की कैपिटल है। ठीक है, लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी है, राइट। चलिए, और अगर एरिया के टर्म से हम बात करें तो लेह डिस्ट्रिक्ट जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की। ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के बाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाराणसी सिटी ये किसके लिए फेमस है? वाराणसी शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वीविंग इंडस्ट्री, बुनाई उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग, मेटल इंडस्ट्री, धातु उद्योग या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, कृषि उत्पाद उद्योग। सो इजी है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि बुनाई उद्योग से के लिए काफी फेमस है। तो वाराणसी को बनारस या फिर काशी के नाम से जाना जाता है। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, और यहाँ पर काफी जो है हिंदुइज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड ये एक बहुत ही फेमस आपकी सिटी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी बनारसी साड़ी है उसको जीआई टैग मिल चुका है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये न्यूज में क्यों था वाराणसी? क्योंकि जो जापान की कंपनी है यूनिक्लो, उसने एक अपना गुजरात में फैक्ट्री सेटअप करना चाहती है रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग के लिए, और रॉ मटेरियल वो वाराणसी से खरीदेगी फॉर इट्स क्लोथ्स। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज को ये भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा अपना फैब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? असम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये किस स्टेट में मनाया गया है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल? सो ये मणिपुर में मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चेरी ब्लॉसम जो है ये आपका एक फ्लावर है, बहुत सारे ट्रीज पे ये उगता है। जो जीनस है, प्रूनस जीनस वाले जो ट्री हैं उन पे ये उगता है, और इसको जापान में सकुरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो आपका माओ रीजन है सेनापति डिस्ट्रिक्ट का मणिपुर में, ये आपका चेरी ब्लॉसम प्लांट स्पीशीज के लिए काफी ही फेमस है। मणिपुर सरकार के द्वारा ये जो फेस्टिवल है 2017 से मनाया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 13 डे खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल is going to start from 18th January. Where is Zanskar located? 13 दिवसीय खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 18 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। जंस्कर कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। जंस्कर कहां पर लोकेटेड है? सिंपल आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लद्दाख में ये लोकेटेड है। तो 13 डे का खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट और यूथ फेस्टिवल ये 18 जनवरी से शुरू होगा और 30 जनवरी तक ये चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हु विल रिप्रेजेंट बीसीसीआई ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जय शाह, सौरभ गांगुली, राजीव शुक्ला एंड सचिन तेंदुलकर।
सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो बीसीसीआई को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जय शाह करेंगे, जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, है ना। सौरव गांगुली करेंटली प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, और पहले जो है रिप्रेजेंटेशन सौरव गांगुली करते थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत खराब होने की वजह से ये जय शाह को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है जिम्मेवारी दी गई है। राजीव शुक्ला जो है इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है बीसीसीआई का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रिसर्च वेसल हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इन जनवरी 2021? जनवरी 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निम्न में से किस तटीय अनुसंधान पोत का शुभारंभ किया है? सागर तारा, सागर निधि, सागर संपदा और सागर अन्वेषिका। सो कौन सा है ये कोस्टल रिसर्च वेसल? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सागर अन्वेषिका। तो ये तो हमने प्रीवियस डे के जो क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड न्यूज उसको रिवाइज कर लिया है। अब हम फटाफट से आज की न्यूज और करंट अफेयर्स देख लेते हैं। करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी न्यूज है, हाल ही में कैबिनेट ने एक एमओयू जो इंडिया और यूए के बीच में साइन हुआ है उसको अप्रूव कर दिया है। और ये जो एमओयू साइन हुआ है ये आपका साइंटिफिक और टेक्निकल कॉपरेशन की फील्ड में हुआ है, यानी कि वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में ये किया गया है। इस एमओयू से क्या होगा? इस समझौता ज्ञापन के चलते दोनों देशों के बीच में नॉलेज शेयरिंग होगी। ठीक है, डेटा शेयर होगा, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, सीस्मोलॉजिकल से रिलेटेड और ओशनिक सर्विसेज से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी डेटा होगा उसको शेयर किया जाएगा। ठीक है, सुनामी से लेकर रिलेटेड, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो भी है उससे रिलेटेड जो भी रियल डेटा है उसकी शेयरिंग यहाँ पर की जाएगी दोनों कंट्रीज के बीच में। यूए की हम बात करें तो ये आपकी एक कंट्री है जो कि वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है, विच इज एट द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। तो यूए की आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? आबू धाबी है, और इसकी करेंसी क्या है? यूएई दिरहम है। और मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम जो है यूएई के प्राइम मिनिस्टर है। ये अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? आप यहाँ देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो क्वेश्चन आपके, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन एमओयू बिटवीन इंडिया एंड डैश इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डैश के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। श्रीलंका, यूएई, जापान एंड बांग्लादेश। तो किस किस के बीच में ये एमओयू है? इंडिया और यूएई के बीच में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-26 की जो ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आएगी और अगले 5 वर्षों के लिए इफेक्टिव रहेगी। और इसको अनाउंस किया गया आफ्टर द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई और ये भारत को मदद करेगा एक लीडर बनने में, इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत अग्रणी बन सकेगा। और इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा और इसके साथ साथ जो हमारे जो रोजगार है, रोजगार को बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स हब इनिशिएटिव जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पिलर होगा नई ट्रेड पॉलिसी का। ठीक है, कि हर जिले में एक निर्यात हब स्टैब्लिश किया जाएगा। इट विल ऑल्सो एम टू कन्वर्ट ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री इनटू एन एक्सपोर्ट हब बाय आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे कहते हैं ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो एक एम है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगा। तो इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट जो है एक एक्सपोर्ट हब की तरह बन जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पिलर है नई ट्रेड पॉलिसी का। इट विल प्ले अ वाइटल रोल इन अचीविंग द गोल ऑफ बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जो सपना है कि भाई भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो उसको अचीव करने में ये मदद करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इससे पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी ये 2015 से लेकर 20 तक के लिए थी और ये 2015 से 2021 मार्च 2021 तक ये प्रभावी होगा। और उसके बाद आपका 1 अप्रैल 2021 से नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू हो जाएगी। करंट मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है।
वैसे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? वो आपके पीयूष गोयल है। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-26? नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सो इट विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2021। तो 1 फरवरी 2021 से लागू हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, जिला एक्सपोर्ट हब की पहल, इससे व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए गाइस, जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है। 1 अप्रैल 2021 से ये लागू होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट क्लियर द परचेज ऑफ 83 तेजस फाइटर जेट। सरकार ने हाल ही में 83 तेजस जो फाइटर जेट्स हैं उसको इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेज करने के लिए क्लियरेंस दे दिया है और इनकी कीमत लगभग 48,000 करोड़ होगी। गवर्नमेंट ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से खरीदेगा। इस डील से क्या होगा? जो हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्वदेशी विमानों के निर्माण का जो हमारा एक प्लान है, उसको ये बढ़ावा देगा और इसके साथ साथ इंडिया को आत्मनिर्भर बनने में भी ये मदद करेगा। ठीक है। जो भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के हमारे गोल्स हैं उसको पूरा करने में ये काफी इफेक्टिव रहेगा। इस डील के अंतर्गत जो 83 फाइटर जेट्स डेवलपर किए जाएंगे ये 4 साल के अंतर्गत किए जाएंगे, 2024 से लेकर 2028 तक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ये आपका करीब करीब 500 MSME के साथ कार्य कर रहा है और ताकि ये टाइमली ऑर्डर जो है डिलीवर कर सके। तेजस की हम बात करें तो ये आपका इंडिजिनसली डिजाइन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, डिजाइन किया गया हल्का लड़ाकू विमान है। और इसको डिजाइन किसने किया है? एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी ने। और इसको बनाया किसके द्वारा गया है? DRDO और HAL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये सबसे लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट है अपनी तरह का और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है और इसका वजन लगभग 6500 किलोग्राम का है। सो क्वेश्चन आपके लिए, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट तेजस फाइटर जेट्स के बारे में सही है, ये आपको बताना है। तो ये एक इंडिजिनसली डिजाइन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस फाइटर जेट्स खरीदेगा। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है बिल्कुल तेजस फाइटर जेट्स के बारे में। नेक्स्ट है CBSE और NIC ये मिलकर कोलैब कैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करेंगे और यहाँ पे CBSE और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने साथ में कोलैबोरेशन किया है ताकि जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टीज हैं उनको इस सॉफ्टवेयर से मदद मिल सके। स्टूडेंट्स और फैकल्टीज वो जो भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें उनको मदद मिलेगी, साथ ही वो 3D डिजिटल डिजाइन्स को बना सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोलैब कैड 3D मॉडलिंग के लिए एक ई-बुक भी जारी की जाएगी जिसको NIC, CBSE और अटल इनोवेशन मिशन मिलकर इसको रिलीज करेंगे। अटल इनोवेशन मिशन आपको पता ही है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, है ना। इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग कोलैबकैट सॉफ्टवेयर। तो इस ई बुक की मदद से जो भी स्टूडेंट है, फैकल्टीज हैं, वो समझ पाएंगे कि कोलैबकैट सॉफ्टवेयर का कैसे इस्तेमाल करना है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की हम बात करें तो ये 1976 में स्टैब्लिश हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अटैच्ड ऑफिस है। ठीक है। जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है वो भी NIC के द्वारा डेवलप किया गया था और गवर्नमेंट के लिए जो भी सर्विसेज होती हैं, ICT की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सर्विसेज होती हैं, वो सभी NIC प्रदान करता है। ठीक है। CBSE की हम बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, तो ये एक नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है इंडिया का। ये पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स दोनों के लिए है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है और इसके करंट चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। तो 2020 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है।
सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि करंट चेयरमैन कौन है सीबीएसई के, मनोज आहूजा है। सो क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। सीबीएसई एंड डैश विल जॉइंटली लॉन्च कोलैबोरेट सॉफ्टवेयर फॉर हेल्पिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। सीबीएसई और डैश संयुक्त रूप इंजीनियरिंग छात्रों और शिक्षकों की मदद के लिए एक कोलैबोरेट सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सीडैक, एनआईसी, एनसीईआरटी एंड नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजी है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एनआईसी। नेक्स्ट इज डोनाल्ड ट्रंप। गाइज डोनाल्ड ट्रंप फिर से चर्चा में है। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था उनको ट्विटर ने बैन कर दिया है, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी उनको इंडेफिनिट टाइम के लिए बैन कर दिया था, क्योंकि जो हंगामा हुआ था, जो कांग्रेस पे अटैक हुआ था, उसके चलते हुए ये सब हुआ। एंड इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, पहले ही प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएस के जिनको दूसरी बार इम्पीच किया जा रहा है, ठीक है। तो नाम तो वो अपना करके जा रहे हैं हिस्ट्री में, यूएस की हिस्ट्री में, है ना। सो ही इज फेसिंग द चार्ज ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन फॉर सीज ऑफ कैपिटल हिल्स। तो उन्हें अमेरिका संसद की घेराबंदी के लिए विद्रोह को उकसाने के आरोप में उनको ये जो इम्पीचमेंट है इसका सामना करना पड़ रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास किया है, 232 197 वोट से ये पास किया गया है, और वो केवल इकलौते ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट हो गए जिनका महाभियोग जो है जिन पर चलाया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट थे जिन पर महाभियोग चला था, जिसमें एंड्रयू जॉनसन 1868 में, बिल क्लिंटन 1998 और डोनाल्ड ट्रंप 2019 में। अभी तक इम्पीचमेंट इनके खिलाफ हुआ, ऑल्दो कि इनको अपने पद से किसी को हटना नहीं पड़ा, ठीक है। इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन तो पास हुआ लेकिन फाइनल इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस यूएस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है, तो वो कोई भी नहीं हुआ है, ठीक है। किसी यूएस प्रेसिडेंट का आज तक इम्पीचमेंट से मतलब वो पद से नहीं हटे हैं, ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये आपके दूसरे यूएस प्रेसिडेंट है, मतलब पहले यूएस प्रेसिडेंट है जिनको दूसरी बार इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले जो इनका इम्पीचमेंट हुआ था 2019 में, इन पे चार्जेस लगाए गए थे अब्यूज ऑफ पावर और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए कांग्रेस पे, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस इन अ टेन्योर। कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप एंड जिमी कार्टर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। अभी नए कौन बने हैं प्रेसिडेंट? तो जो बाइडेन है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट है, और जो कमला हैरिस है वो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट इज सोशल एक्टिविस्ट डी प्रकाश राव। इनका हाल ही में निधन हो गया, 63 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, और इनको इनके काम के लिए जाना जाता है। जो इन्होंने कार्य जो स्लम के बच्चे हैं उनको पढ़ाने में, ऑर्फन्स को पढ़ाने में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, उनके लिए इनको याद किया जाता है। और अभी 2019 में उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये उड़ीसा से थे, और प्राइम मिनिस्टर और अदर डिग्निटरीज ने उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। सो क्वेश्चन इज, रिसेंटली रिसेंटली डी प्रकाश राव पास्ड अवे एट द एज ऑफ 63। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में डी प्रकाश राव का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑथर, सोशल एक्टिविस्ट, सिंगर या पॉलिटिशियन। वो लेखक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, गायक थे या फिर राजनीतिज्ञ थे। सो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे। नेक्स्ट इज, अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए गए पूरे भारत में। तो आपको पता ही है कि भारत में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो फसल त्योहार है, ये आपका अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है। जैसे पोंगल तमिलनाडु में होता है, लोहड़ी आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में मनाया जाता है। मकर संक्रांति आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वहीं उत्तरायण जो है ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। भोगाली बिहू ये असम में मनाया जाता है, और पौष संक्रांति ये वेस्ट बंगाल में इस नाम से मनाया जाता है। सो गाइस, क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसमें सही मिलान करना है, करेक्ट मैचिंग करनी है। आपको एक तरफ फेस्टिवल्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके स्टेट्स दिए हुए हैं। तो उत्तरायण की मैचिंग किससे होगी? गुजरात से। भोगाली बिहू यानी कि असम,
असम में कहते हैं, और लोहड़ी आपका पंजाब में मनाई जाती है और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट मिलान क्या होगा? ए का 4, बी का 1, सी का आपका 2 और डी का 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। सो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ला ने हाल ही में अपनी इंडियन सब्सिडरी को रजिस्टर किया है बेंगलुरु में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये अब बनाएगा और ये वर्ल्ड का लीडिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, और इसने अपने आप को रजिस्टर किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत एज टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में। इसमें डेविड जॉन फीस्टन, वैभव तनेजा और वेंकटरंगम श्रीराम ये सभी बोर्ड मेंबर्स हैं इस वाली कंपनी में। टेस्ला इसके साथ साथ एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी स्टैब्लिश करेगा बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और हाल ही में आपको पता ही है, जो एलन मस्क हैं, जो टेस्ला के सीईओ हैं, वो रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के। उन्होंने जेफ बेजोस जो आपके अमेजॉन के फाउंडर हैं, अमेजॉन के सीईओ एंड फाउंडर हैं, इनको रिप्लेस कर दिया है। पहले ये सबसे रिचेस्ट पर्सन थे वर्ल्ड के, ठीक है, और अब बन गए हैं एलन मस्क। सो टेस्ला एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है और क्लीन एनर्जी कंपनी भी है, और ये फाउंडर और सीईओ ऑफ टेस्ला के कौन है? एलन मस्क है। हेडक्वार्टर्स कहां पर है टेस्ला के? कैलिफोर्निया में है। सो क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली रजिस्टर्ड इट्स सब्सिडियरी इन बेंगलुरु फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेंगलुरु में अपनी सहायक कंपनी पंजीकृत की है? टेस्ला, फेरारी, पोर्श या फिर लैम्बोर्गिनी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि टेस्ला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो है जारी कर दिया गया है, और ये इसमें क्या होता है, इसमें एक लिस्ट होती है वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की। तो इसमें टॉप किसने किया है? जापान ने टॉप किया है। जापान के जो भी सिटीजन है गाइज, वो 191 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट अ प्रायर वीजा। उस देश का वीजा लिए बिना वो 191 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, और तीसरी रैंकिंग जो है ये शेयर की गई है साउथ कोरिया और जर्मनी के बीच में। इंडिया की रैंक जो है ये 85th है, और इंडिया का जो वीजा फ्री स्कोर है वो 58 है, यानी कि यहाँ पर 58 कंट्रीज में इंडिया के सिटीजन जो है विजिट कर सकते हैं बिना किसी प्रायर वीजा के। 2020 में इंडिया की रैंक क्या थी? 84 थी, और अब ये रैंक जो है ये 85th हो गई है। ठीक है, तो रैंक जो है इंडिया की गिर गई है 1 पॉइंट से। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड, ये चारों ही आपकी 7th पोजीशन पे है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है ये आपका 107वीं पोजीशन पे है, और नेपाल जो है 104 पोजीशन पे है। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान ये सभी कहां पर हैं? ये बॉटम लिस्ट में है रैंकिंग के। ठीक है, मतलब कि इन कंट्रीज के जो पासपोर्ट्स हैं वो उतने, मतलब यहाँ के सिटीजन्स जो हैं वो ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना प्रायर वीजा के। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट में भी रहती हैं कंट्रीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात करें तो ये 2006 में लॉन्च किया गया था, और ये 199 पासपोर्ट्स जो है वर्ल्ड के उनकी रैंकिंग प्रदान करता है कि कौन सी कंट्री का सबसे तगड़ा पासपोर्ट है और कौन सी कंट्री का नहीं है, बेस्ड ऑन कि कहां पर कितनी कंट्री में आपका बिना प्रायर वीजा के वहां के सिटीजन्स विजिट कर सकते हैं। और इसके लिए जो ये आकलन किया जाता है, इसके लिए डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो भी डेटा कलेक्ट करता है उसके बेसिस पर ये जारी किया जाता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से गाइस हर एग्जाम में एक नए कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ज्यादातर इंडिया की रैंक वहां पे पूछी जाती है या फिर किसने टॉप किया है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 82, 86, 85 और 81। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 85th रैंक है। और फर्स्ट रैंक इसकी है जापान की है, 191 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ के सिटीजन। सिंगापुर 190 यानी कि 190 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। जर्मनी और दक्षिण कोरिया तीसरी पोजीशन पे है, यहाँ के सिटीजन 189 कंट्रीज में बिना किसी वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज एज पर FSR यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो अभी RBI के द्वारा जारी की गई है, इसके हिसाब से जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनमें जो GNP का जो रेशियो है ये बढ़ सकता है, 13.5% हो सकता है सितंबर 2021 में। तो हाल ही में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है ये 22वां संस्करण है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का, 22वां अंक है और ये जनवरी 2021 में के लिए रिलीज की गई है। इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि जो GNPA यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है और नेट NPA जो है यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनका रेशियो जो है ये पहले ये घट जाएगा। ठीक है, इन सितंबर 2020 सितंबर 2020 में GNPA रेशियो जो है ये 7.5% रहा है, वही NNPA रेशियो जो है ये 2.1% रहा है, 2.1% रहा है और मार्च में NNPA रेशियो जो था ये 3% था, तो वहां से तो ये सितंबर 2020 में कम हुआ। ठीक है, FSR जो ये जनवरी 2021 में रिलीज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बैंक्स जो है इनके पास सफिशिएंट कैपिटल रहेगा एट एन एग्रीगेट लेवल। ठीक है, सफिशिएंट कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये कम हो सकता है अगर सीवियर स्ट्रेस सिनारियो हुआ तो। ठीक है, FSR की हम बात करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये पहली बार कब रिलीज की गई थी? मई 2010 में रिलीज की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पहली बार कब रिलीज की गई थी? तो मई 2010 में रिलीज की गई थी और इसको बाय एनुअली रिलीज किया जाता है। बाय एनुअली यानी कि साल में 2 बार रिलीज किया जाता है, एक बार जून में रिलीज होती है और एक बार दिसंबर में रिलीज किया जाता है। ठीक है, GNPA और NNPA क्या है? GNPA आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाती है, एक्चुअल वैल्यू दिखाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। ठीक है, और NNPA क्या होता है? ये जो बैंक्स एक प्रोविजनिंग सिस्टम रखते हैं, सो GNPA में से जब वो प्रोविजनिंग हटा दी जाती है तो वो आपका नेट NPA बन जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। RBI हैज रिसेंटली रिलीज्ड डैश इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। RBI ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का डैश अंक जारी किया है, 10th, 18th, 22nd एंड 25th। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 22nd। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी कवर कर लिए हैं। और गाइस कल जो आपकी क्लास होगी 12 बजे, ठीक है, उसमें हम लोग RRB NTPC का रिविजन करेंगे। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग कल 12 बजे की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।